एक व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो ठीक उसी समय पर लगभग 200 लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात चल रहे होते हैं। 20 लोग पहुंचा चुके होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया। अब मुझे लगा कि अरे रणवीर कपूर ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, तो मेरे मन में भी वैसे फील आएंगे। मुझे भी लगेगा कि मैं पिता को बैठा करके वैसे ही डायलॉग करूंगी जैसे वो मुझे डराते थे। आपने मूवीज की भी बात करी, कबीर सिंह की बात की, आपने एनिमल की बात करी, तो निश्चित तौर पर इन दोनों मूवीज में पुरुष प्रधान मानसिकता का बहुत ही घिनौना रूप दिखाया गया है, बहुत ही विभत्स रूप दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये मूवीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि पेरेंटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ब्रेकअप क्या है? दो पर्सनालिटीज के बीच में फ्रिक्शन है, और चूंकि हम ट्रेंड नहीं होते तो हमारा अहंकार आगे आता है। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये कप ऐसा रखा है तो यही सही है, मैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि यार ये कप ऐसा रखा है तो हो सकता है कि वो अलग हो, नॉट गलत हो। हस्बैंड और वाइफ की शादी को 5 या 10 साल हो गए या 7 साल हो गए, अचानक से एक दिन हस्बैंड वाइफ को मार डालता है या वाइफ हस्बैंड को मार डालती है। सर तो ये कहाँ, मतलब ये डिप्रेशन का कौन सा लेवल होता है? हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं वापस से आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, और आज का टॉपिक है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लोग वैसे बहुत यूजुअली ले लेते हैं कि अरे क्या हुआ, ये हो गया, अरे सब ठीक हो जाएगा, समझाने की चीज़ें, पर ऐसा होता नहीं है। हमें इस चीज़ पे पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया में ही डिप्रेशन से कई लोग जूझ रहे हैं और उनकी फैमिली वालों को ही ये चीज़ नहीं मालूम। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे बीच हमने बुलाया है श्री डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट विभाग में हैं बंसल हॉस्पिटल में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डॉक्टर है, क्योंकि मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि जब आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। इस पॉडकास्ट में हमने बातें करी हैं मेंटल हेल्थ को लेके, एंजाइटी को लेके, ओवर थिंकिंग को लेके। इसमें बात हमने करी है लोग क्यों आत्महत्या करते हैं और हमारे जीवन में फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ता है। हमने डॉक्टर सत्यकांत से इस बारे में काफ़ी सारी बातें करी हम लोगों ने, और उन्होंने हमारे सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले हैं। हम लोगों ने बात करी है रिलेशनशिप पे, जो कि न्यू एज के लोगों के साथ कॉमन होती है। आफ्टर वेडिंग जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लमेटिक होती हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत वाइल्ड है। और इन सब पे बात करने के लिए डॉक्टर सर हमारे साथ में हैं, तो बनी रहिए मेरे साथ और जानिए कि अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिए, और हाँ प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी करते रहिए यार। आप करते नहीं हैं, क्योंकि मेरे वीडियो तो आप लोगों को पसंद आते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते। जाते जाते एक सवाल छोटा सा पूछने जाती हूँ मैं आपसे। 2 सेकेंड के अंदर अपने मन में उन 2 लोगों का नाम लीजिए जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। 1 2 सोच लिया, पर उसमें आपने अपना नाम लेना भूल गए। हमें खुद से प्यार करना चाहिए। तो बने रहिए शो में, आगे बहुत कुछ है इंटरेस्टिंग। तो स्वागत कीजिए, आज हमारे बीच है डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी जी। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं शानदार, जानदार और ऊर्जावान हूँ, हमेशा की तरह। सर देख के ही लग रहा है आपको। सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के शो को लेके, क्योंकि हम सबके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जब से मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, आपसे मिली हूँ, तब से मैं बस यही सर्च करती रहती हूँ, मुझे सर से ये पूछना है, अब मुझे ये पूछना है। तो शुरुआत ही मैं इस बात से करती हूँ सर कि सोचना, ओवर थिंकिंग, आजकल ये जो एक वर्ड है सर वो बहुत जगह यूज़ होता है, और लोग उससे रिलेटेड कई गलत धारणा भी बना लेते हैं। पर इस चीज़ का सही इलाज और सही एग्जैक्टली ये वर्ड क्या है, ये आप हम सबको और हमारे व्यूअर्स को बताने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए, ओवर थिंकिंग जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि जो सोच है वो अपने टॉप लेवल पर है, पराकाष्ठा है। और ओवर थिंकिंग की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि हम किसी भी प्रकार की कोई निष्कर्ष में नहीं पहुंचते, हम उलझे ही रहते हैं। थॉट की एक चेन चालू हुई, फिर चालू हुई, और वो चलती ही जाती है और अपनी सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। तो इसे आम भाषा में ओवर थिंकिंग कहते हैं। और मुझे लगता है कि मैं लाखों मरीज देख चुका हूँ, उनमें से जो सबसे प्राइमरी कंप्लेंट अगर निचोड़े देखें कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट क्या रही है, तो यूथ में सबसे ज़्यादा लोग प्रेजेंट हुए ओवर थिंकिंग से। तो ओवर थिंकिंग एक बड़ा व्यापक शब्द है, अम्ब्रेला टर्म है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हो सकता है कि एंजाइटी हो, एंजाइटी डिसऑर्डर हो, आपको डिप्रेशन हो, किसी लाइफ में कोई उलझन चल रही हो, या कहीं ना कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा हो, कोई कन्फ्यूजन हो, उसका रिजल्ट हो सकती है। कई बार हमारी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो थॉट पैटर्न होता है वो एक जगह पर स्टॉप नहीं हो पाता,
कॉग्निटिवली वो उतने करेक्ट नहीं होते, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग रिजल्ट आती है। अब आपने बात करी सोल्यूशन की, तो जब हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो सोल्यूशन में जो भी हमें इंडिविजुअलाइज करना होगा ट्रीटमेंट, कोई एक ट्रीटमेंट हो सकता है आपके लिए काम ना करे, दूसरे के लिए काम कर जाए, दूसरे के लिए काम करे, आपके लिए काम नहीं करे। तो हमें पहले उस पर्टिकुलर पर्सन का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होता है कि इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसकी लाइन में ट्रीट करना है, डिप्रेशन है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, उसके हिसाब से फिर हमें उसके लिए कस्टमाइज प्लान बनाना होता है। साथ ही साथ अगर हम इम्पैक्ट कम करने की बात करें, जैसे ओवर थिंकिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी हैं, तो उनको कम करने के लिए जो हमारे रूटीन चेंजेस हैं, जो बड़े ही सिंपल, सस्ते और सब लोग कर सकते हैं, वो है योगा, प्राणायाम, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। मुझे लगता है कि वॉक के कोई पैसे भी नहीं लगते हैं, आपका लिगामेंट भी नहीं टूटता है। आप कई बार जाते हैं जिम में कि यार मुझे वर्कआउट करना है, वॉक के तो पैसे भी नहीं देने हैं आपको, वॉक बिल्कुल फ्री है। तो मुझे लगता है कि उससे हमारे ब्रेन में जो इफेक्ट आता है वो बड़ा कूल काम आता है, और हम ओवर थिंकिंग के निगेटिव इफेक्ट से आज़ादी पा सकते हैं। सर एक और जैसे अभी अब मैंने बात करी सर, पैनिक अटैक्स भी सर इससे रिलेटेड होते हैं, क्योंकि सर समटाइम क्योंकि हमारी मेडिकल जो कंडीशंस होते हैं उसमें कोई किसी चीज़ को देख के घबरा जाता है। मान लीजिए जैसे मुझी को बंद जगह रहती है सर, तो मुझे ही डर लगता है। मतलब मैं बोल रही हूँ क्लॉस्ट्रोफोबिया है या क्या है मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सांस नहीं आ रही है, मुझे अब मुझे सांस नहीं आ रही, हाँ बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ वाले को कुछ नहीं होता है। तो ये सर एंजाइटी अटैक का फर्स्ट स्टेज है क्या? एंजाइटी तो साथ वाले को हो तो आप ज्यादा खुश होंगे क्या, ऐसा है क्या? सर ऐसा लगेगा कि ये चल सबको है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम शायद यही आप कहना चाह रहे सर ऐसा है कि फ्लाइट में बैठे, जब मैं फ्लाइट में बैठती हूँ तब कुछ अगर टर्बुलेंस होता है या कुछ रहता है तो मुझे डर नहीं लगता है। एक बार मेरे साथ हुआ था तो सबने पूछा तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा, तो मैंने कहा जाएंगे तो सब सब जाएंगे। हाँ। मनोविज्ञान भी इस कंसेप्ट पे बेस्ड कई काम करता है कि पहले मैं इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार हमारे सपोर्ट ग्रुप होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स में, तो उसमें एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को साथ में बैठाया जाता है ताकि उनको लगे कि हम अकेले नहीं हैं, जैसे कि आपने बताया। तो ये साइकेट्री में एंजाइटी डिसऑर्डर के डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें एक पैनिक डिसऑर्डर भी है, जहाँ पर व्यक्ति की धड़कन बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उसका ऐसा फील होता है कि उसका गला चोक हो रहा है, अब तो हम बचेंगे ही नहीं, और उसके हाथ पैर फूलने लगते हैं, हाथ पैर में झंझनाहट होने लगती है, और उसे लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं हॉस्पिटल पहुंचूं, नहीं तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, कुछ अटैक होने वाला है, हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा करके प्रेजेंटेशन उसका हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर के दूसरे टाइप हैं जो आपने बताया, फोबियाज हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, पर्टिकुलर कंडीशन से लोगों को डर लगता है, तो उसकी वजह से फिर वो ब्रेन की कंडीशनिंग हो जाती है, तो वही सेम स्टिमुलस आने पर हमें डर लगने लगता है। मैं अपने एक इंटरेस्टिंग केस की बात बताऊं तो मेरे पास एक इंजीनियरिंग की लड़की आई थी, वो उसको हेन का फोबिया था, मुर्गी का। अच्छा। बचपन में वो सो रही थी, उसकी घर की खिड़की खुली हुई थी, मुर्गी उसके ऊपर आके कूद गई। उसके बाद से जो उसको एंजाइटी हुई तो वो लाइफ लॉन्ग कैरी कर गई। अगर वो मुर्गी का कोई भी फोटो देख लेती थी उससे तक उसको प्रॉब्लम हो जाती थी, लैपटॉप में नहीं देख सकते थे, इतनी ज़्यादा सीवियरिटी थी। तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसके घर का निकलना, उसको कई बार घर बदलना पड़ा, घर के आसपास अगर मुर्गी दिखती थी तो वो नहीं निकल पाते थे। तो आप समझिए कि ब्रेन के जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट ढंग से प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे ही फोबिया किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी कंडीशन का हो सकता है, और ये एंजाइटी डिसऑर्डर का ही टाइप है। बिल्कुल सर, आपकी ये तो मुर्गी वाली बात तो मुझे देख के लग रहा है कई लोगों को किसी भी चीज़ से, पर्दे से, ऊंचाई से, छिपकली से होना, हाँ। कई बार किसी किसी को नेट से होता है कि जालीदार चीजों से है, किसी किसी को रंग से होता है, हाँ। और किसी किसी को हाइट से होता है, लिफ्ट में जो बंद स्पेसेस होते हैं उनमें होता है, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जा पाते। इसका जो डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है बहुत ज़्यादा है। सोशियो ऑक्यूपेशनली अगर हम बात करें तो इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। लोगों के काम करने का तरीका बदल जाता है, कैरियर चॉइसेस बदल जाती हैं। सपोज आपका मन है कि यार मैं पायलट बनूंगी, और हमें हो रहा है हाइट से फोबिया, तो हमको कैरियर बदलना पड़ेगा। मुझे कहीं ना कहीं भीड़ भाड़ से प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा जिसमें मैं एकांत रहूं। मुझे बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर है, तो मैं कोई ऐसा काम करूंगा जहां पर मेरे दर्शन नहीं हो किसी को। तो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपके कैरियर में आपकी चॉइसेस बहुत ज़्यादा बदल सकती हैं एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से। सर आगे बढ़ते हैं हम, इसमें पूछना चाहूँगी सर, कोई भी पेशेंट आता होगा आपके पास में जी,
सर तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? क्योंकि समटाइम्स सर कई लोग ऐसे भी आते होंगे, अरे मेरी बीवी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया, वो आते हो मेरे पति ने मेरा दिमाग खराब किया। पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं कभी कभी बच्चों को, तो बच्चे बचने के लिए कुछ भी, तो सर आप कैसे पहचानते हैं? देखिए, आपने बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। जहाँ तक आपने बचने की बात करी, सपोज अगर मैं किसी ट्रॉमेटिक या ऐसी कंडीशन से बचना भी चाह रहा हूँ, तो उसको भी हम साइकेट्रिस्ट लोग एक इमोशनल क्राई ही कंसीडर करते हैं कि समहाउ अगर कोई भी हमारे पास ऐसा आ रहा है, बचने के लिए ही आ रहा है, लेकिन ये तो क्लियर है ना कि वो कंडीशन, वो स्ट्रेस वो डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो बचना चाहता है। जी। तो हम उसको बहानेबाजी या मेलेंगरिंग ना समझ करके ये समझते हैं कि उस व्यक्ति को साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत है कि कैसे वो इस स्ट्रेस को डील करे। उदाहरण के लिए, बच्चा अगर स्कूल नहीं जाना चाह रहा है और वो सो कॉल्ड आपके पेट दर्द का बहाना कर रहा है, हमारे पास में आ रहा है, मैं यही बोलने वाली थी एक्चुअली। ये बड़ा कॉमन है। मैं अपने ही बचपन का सर एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, जब मैं बहुत छोटी थी, अभी मतलब 4th 5th तक रही, तो मेरा स्कूल जाने का मन नहीं होता था। पता नहीं क्यों नहीं होता था, मुझे याद नहीं, पर सर मेरा पेट बहुत दर्द होता था। हाँ, फिर जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैं स्कूल एंजॉय करने लगी, तो वो पेट दर्द भी चला गया। पेट दर्द भी आ गया। इसको हमारी भाषा में बोलते हैं सोमेटाइजेशन। बॉडी क्या होती है कि हमारे मन मस्तिष्क को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। जैसा आपने एक शाहरुख खान की मूवी में डायलॉग सुना होता है ना कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से शिद्दत चाहते हो, सारी कायनात आपकी हेल्प करने लगती है। तो जब आप अनकॉन्शियसली परेशान होते हो, तो बॉडी भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देती है। तो आपके साइकोलॉजिकल पेन को वो शिफ्ट कर देती है कहाँ पर? शारीरिक लक्षणों में, जो कि सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड होते हैं। आपने बोला कि वो मैं स्कूल जाती हूँ, मेरी बुलिंग होती है, मुझे कोई काला पतला मोटा गोरा कहता है, कोई बोलता है पढ़ने में बिल्कुल लड्डू हो, जीरो हो, गधी हो, गधा हो। वो आपको पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, घर वाले नहीं, नहीं तुम्हें तो जाना है। लेकिन मेरा जो अंदर अंतस मन है, जो मेरा मानस पटल है, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है। और लेकिन वो पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा, तो शरीर ने बोला ठीक है यार, पेट दर्द करा देते हैं तुम्हें, क्योंकि चेक तो होना नहीं तो है। सोमेटाइजेशन। तो वो जो पेन होता है वो झूठा पेन नहीं होता, दैट पेन इज वेरी रियल। हाँ सर, पेन तो तो होता है। यूजुअली क्या होता है कि ब्रेन जो माइंड की समस्याएं होती हैं, उनसे भी पेन्स हो सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, बहाना नहीं मान करके उस स्ट्रेस का कॉज ढूंढते हैं। जैसे बच्चों की आपने बात निकाली है, तो बच्चों में स्कूल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे डिसलेक्सिया का प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, भाषा को लेकर के, गणित को लेकर के, किसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग उनके मन में नहीं होती। बुलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, छीटाकशी हो रही है बच्चे के ऊपर उसके अपीयरेंस को लेकर के, तो उसके चलते भी कई बार बॉडी सोमेटाइज करती है। तो हमें उससे ये मानना है कि एक इमोशनल क्राई है और क्राई फॉर हेल्प है, ये कि सहायता उसे मिलनी चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए। सर अब हम आगे बात करना चाहेंगे रिलेशनशिप पे। जी जो आजकल के टाइम की रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स होते हैं जी। सर, फिर ब्रेकअप होता है, बहुत दुख होता है। क्योंकि हम मूवीज में भी देखते हैं कि लड़का चला जाता है, लड़की रोती है, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, लड़का तो पहले खुश हो जाता है और लड़की रोती है, सर फिर कुछ टाइम बाद लड़की हंसती है, लड़का रोता है। तो सर कुछ दिन बाद रियलाइज हुआ कि ब्रेकअप हो गया, या लड़की को पहले रियलाइज हुआ, फिर समझ में आया अरे वो तो कुछ काम का नहीं था, हो गया। लेकिन सर कई लोगों के साथ ही होता है ना कि ये ब्रेकअप को ले नहीं पाते हैं। उसमें सर केसेस कई सुसाइड्स के भी आते हैं सर, और कई लड़के होते हैं जो लड़की को मार देते हैं सर, ऐसे भी कई सारे केसेस होते हैं। हाँ, तो सर इस बारे में आपके पास किस टाइप के पेशेंट्स आते हैं सर, थोड़ा बताएंगे? देखिए, पहले तो हम इसके मनोविज्ञान पे बात करते हैं। आप देखिए कि जो हमारी मूवीज हैं, उन्होंने रिलेशनशिप को एक परिकथा के रूप में प्रेजेंट किया। तो जो बच्चा शुरू से वो मूवीज देख करके बड़ा हो रहा है, उसके दिमाग में रिलेशनशिप, प्यार के मतलब वही हैं जो मूवीज में दिखाए गए। बिल्कुल, मूवीज के हिसाब से जो जोड़ियां हैं वो आसमान में बनती हैं, है ना, लेकिन हकीकत ये है कि वो धरती पर बनती हैं। तो उसमें ये लगता है कि वो प्यार से चलता है, मूवीज में दिखाया गया है, जबकि वो हकीकत है वो सामंजस्य से चलता है। बिल्कुल सर। इसकी वजह से जो उसके इम्पैक्ट दिखाए गए, हमारे सिनेमा ने हमें दिखाया कि अगर ब्रेकअप हो जाए तो आपको देवदास बनना है, आपको दाढ़ी बढ़ानी है और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता हुआ चलना है। तो हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है कोपिंग की, वो रिजेक्शन डीलिंग हेल्दी है ही नहीं, अनहेल्दी है। उसको हमेशा से, अगर किसी ने, प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे के लिए जान दे दी, हाथ पकड़ करके जान दे दी, तो और ज्यादा ड्रामेटाइज हुआ। तो मुझे रिजेक्शन हैंडलिंग के स्वस्थ तरीके सिखाए ही नहीं गए, तो कैसे मैं सीख सकता हूँ स्वस्थ तरीके, कैसे मैं उसको हैंडल करूंगा?
तो सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि हमारे यहाँ रिलेशनशिप को लेकर के जो ड्रामेटाइजेशन है उसको समझने की ज़रूरत है। और जैसा आपने बताया कि मूवीज़ में ऐसा होता है, फिर वो लड़के को रियलाइज़ होता है, ये ऐसा मूवीज़ में होता है, ऐसा रियल में नहीं होता। पर सर लोग कहीं ना कहीं उससे अपने आप को कम्युनिकेट करने की That's कोशिश what. करते हैं। कम्युनिकेट से भी ज़्यादा मिमिक करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा था तो मैं भी वैसा करूँगा। वो कई बार हमारे पास आते हैं बच्चे, तो वो डायलॉग भी मूवीज़ के ही लगाते हैं। इतना ज़्यादा प्रभाव है, तो इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। जबकि जो रिलेशनशिप है वो एक बॉन्ड है, वो जब टूटता है तो उसमें स्त्री और पुरुष में कोई भी विभेद नहीं है कष्टों के एक्सटेंट का। दर्द बराबर होता दोनों का जो प्रेजेंटेशन है, जो दोनों का जो एक्सप्रेशन है, वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एक्सटेंट है वो लगभग Same. समान पड़ता है। उसका तरीका अलग अलग हो सकता है कि उसने कौन सी मूवी देखी हुई है, या कितना बार वो लाइफ में उससे गुजरा है, या उसने सही हेल्दी ढंग देखे भी हैं कि नहीं नहीं देखे हैं। बिल्कुल इसका मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो ज़रूरत है कि हम सब कई बार अपने मन का नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसको भी उतनी अच्छे से स्वीकार करें जितना अपने मन के होने में स्वीकार करना। वो भी एक मुझे लगता है जीवन कौशल का हिस्सा है, लाइफ स्किल का एक पार्ट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे से सब कुछ काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड है सो कॉल्ड अपने डिफिनीशन में रिलेशनशिप के लिए, हो सकता है बहुत लॉयल हो, ईमानदार हो, सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे आपके बिना नहीं चल सकता। तो आपकी हो सकता है एफर्ट जो है वो सामने वाला उस तरीके के एफर्ट नहीं हो, इसको भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं कि ऐसा हो ही। दीप जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि आने देना भी प्रेम है, जाने देना भी प्रेम है। सर प्रेम को लेके लड़के तो मतलब लड़के क्या कई जगह होते हैं, अरे मतलब प्यार अगर शादी नहीं हुई तो प्यार मुकम्मल हो गया, ऐसे सर अपने दिल को समझाने वाला जो आप मैंने आपको बताया ना कि ये जो सिनेमा है ना उसका विकृत है, ये वो थोड़ी बोल रहा है, वो सिनेमा की कोई लाइन बोल रहा है। हाँ। उसने कोई फेसबुक में व्हाट्सएप में कोई शायरी पढ़ी, उसकी लाइन बोल रहा है, वो उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं खुद को कनेक्ट कर लिया उसने वहाँ यस पे। तो जरूरत है कि हम लाइफ स्किल्स को इम्पोर्टेंस दें। आपने बताया कि जो आत्महत्या वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल लव अफेयर्स का आत्महत्या के केसेस, आई मीन जो टोटल परसेंटेज उसमें अच्छा खासा परसेंटेज है, अलग से एक कॉलम है। अच्छा तो मुझे लगता है कि जो रिजेक्शन हैंडलिंग है वो हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों में, हमारे परिवार की जो ट्रेनिंग होती है जब बच्चों की, तो वहां पर होनी चाहिए कि बहुत बार लाइफ में आपके मन का नहीं होगा, आपके साथ चीजें टूटेंगी, बट हाउ टू हैंडल इन अ हेल्दी वे, ये कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अगर हम सिखा दें तो मुझे लगता है कि जो हेट क्राइम्स हैं वो काफ़ी कम होते चले जाएंगे, और लोग आसानी से, बल्कि मुझे लगता है अगर हम ये लाइफ स्किल सिखा दें इमोशंस के मैनेजमेंट की, तो ये प्रॉब्लम हो ही नहीं ब्रेकअप की। बिल्कुल बिल्कुल बेसिकली ब्रेकअप क्या है, दो पर्सनालिटीज के बीच में फ्रिक्शन है, और चूंकि हम ट्रेंड नहीं होते तो हमारा अहंकार आगे आता है। मुझे लगता है कि नहीं यार, ये कप ऐसा रखा है तो यही सही है, मैं ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता कि यार ये कप ऐसा रखा है तो हो सकता है कि वो अलग हो, नॉट गलत हो। तो ये हमारी जो व्यक्तित्व की सीमाएं हैं वो हमें ये मानने से के लिए रेडी नहीं कर पाते, जिसके चलते फ्रिक्शन होते हैं और बढ़ जाती हैं समस्याएं। सोशल मीडिया के चलते, ज़बरदस्त एक्सपोजर के चलते, आर्थिक व्यवस्थाओं के चलते, शिक्षा का स्तर अलग होने के कारण बहुत सारे रिश्तों में चेंजेस आ गए। पहले रिश्ते कई बार खींचे जाते थे, कई बार बहुत सारे रिश्ते जो सो कॉल्ड हमें ब्रेकअप नहीं होते हुए दिखते थे वो बेसिकली ढोए जाते थे कि हमें यार समाज का कंपल्शन है। थोड़ा सा उस कंपल्शन में भी अब कमी आने की वजह से लोग आसानी से सेपरेट भी हो रहे हैं, ये भी दर्जन है। और खुद की केयर करना भी लोगों ने शुरू किया। बिल्कुल 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 सर। जैसे सर और हम लोग अगर बात करें मूवीज को लेके सर, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी सर, आपने भी देखी हो, पता नहीं देखने लायक तो नहीं थी सर मुझे। कौन सी? एनिमल। हाँ एनिमल, हाँ ओके ओके ओके, हाँ हाँ सर उसमें जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, जो रणवीर कपूर ने प्ले किया है, रणविजय नाम का लड़का, सर मेरे हिसाब से वो एक मानसिक रोगी मैं मानूंगी सर, बिकॉज ऑफ वो कहीं ना कहीं अपने पापा को लेकर बोलते ना पागल है, पागलपन भी नहीं बोल सकते सर, उसको क्या वर्ड यूज करेंगे वो आप अच्छी से यूज करेंगे सर। वो हर चीज अपने पापा के लिए करता है पर पापा की बात नहीं मानता है। ये कहीं ना कहीं अगर ऐसे लोगों को सर, ये तो मूवी थी सर, पर लोग उससे कनेक्ट बहुत जल्दी करने लगे उस मूवी को लेके, जो लड़के थे। एक और मूवी थी कबीर सिंह सर, उसमें लड़का आप भी देखते हैं वायलेंस कर रहा है, मार रहा है, चिल्ला सर, और ऐसा डॉक्टर, आप भी सर डॉक्टर हैं
सर ड्रिंक में डूबा हुआ है, हर चीज़ है सर, और एक सर्जन है सर। तो सर ये चीज़ देखिए ना, आप समाज में ये चीज़ें कितना गलत सिनेरियो सेट करती हैं सर, कि आप कुछ भी करेंगे लड़की वापस आपके पास आ जाएगी। यस यस यस। और एक तरफ जो रश्मिका है, जैसे जो मूवी में सर कैरेक्टर है, वो कुछ नहीं कर सकती बिकॉज शी इज अ वुमन, शी इज अ गर्ल, शी इज अ मदर। यस यस। बट लड़के को सारे राइट्स हैं, वो सब कर सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आजकल सर बोलते हैं, वो टॉक्सिक की श्रेणी में आते हैं सर। तो ये कैसे समझा जाए कि ये रिलेशन टॉक्सिक हो चुका है और इस रिलेशन से लड़की या लड़के को बाहर निकलना है सर, ये कैसे स्टेज कब हमें रेड फ्लैग हो जाए कि यहाँ से निकलना? देखिए क्या होता है कि रिश्तों में सबसे पहले सम्मान की जब कमी आने लगती है तो वो बहुत बड़ा एक साइन होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है जी। तो वहाँ पर खुला संवाद करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और हमारे समाज में क्या होता है, जब रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम कुंडली के पीछे भागते हैं कि क्या राहु चल रहा है, कहाँ पर शनि चल रहा है, कौन सी 7.5 चल रही है, किसका प्रकोप है, मंगल का कितना प्रभाव है। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम व्यक्तित्व का परीक्षण करवाएं। कई बार हमारे साथ में कुछ पर्सनालिटी फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से हम फ्रिक्शन में जाते हैं। जैसे कोई भी रिलेशनशिप है, विवाह की हम बात करें तो कोई भी दो व्यक्ति जुड़ने के का उद्देश्य हटना उस समय तो नहीं ही होता है। ऐसा क्या होता है उस जर्नी में जो उस रिलेशनशिप में सो कॉल्ड टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। टॉक्सिक रिलेशन का मतलब ये हो रहा है कि जहां पर कोई एक दूसरे का सम्मान नहीं कर रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है ऐसे कपल्स में, वो बहुत रिजिड होते हैं। ये मतलब यही करना है, मतलब यही करना है। जहां कहीं पर भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वो रिलेशनशिप धीमे धीमे बिखरता चला जाता है। हम रिलेशनशिप को पूरा कंट्रोल करना चाहते हैं तो कई बार ये एक बहुत बड़े मानसिक शोषण का कारण बनता है। क्योंकि पहले बहुत सारे सामाजिक कंपल्शन की वजह से लोग रिलेशनशिप में रहते थे, अब वो कंपल्शन धीमे धीमे छूट रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी उन सब में भी आ रही है, समाज से भी स्वीकार्यता मिल रही है और इंसान खुद भी एम्पावर्ड हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग अलग होने को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर प्रॉपर पर्सनालिटी असेसमेंट किया जाए तो उसमें हम काम करके बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हैं। क्योंकि एक रिलेशनशिप यूजुअली गड़बड़ होने का ये मतलब है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है दोनों में या दोनों में से किसी एक में। तो अगर वो लॉजिकली करेक्ट नहीं हुई तो आपके आगे के रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम आएगी, हर जगह प्रॉब्लम। तो इसलिए प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाता है और जिसमें हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। यूजुअली इसमें हमारे यहाँ अभी ये फंडा ही नहीं है कि हमें यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट हमारे मदद कर सकता है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं। जबकि अगर हम डेली रूटीन में देखें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक होता है, एक कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके चलते लोगों में फ्रिक्शन होते हैं। और 90% सेपरेशंस में मेंटल हेल्थ कंडीशन का रोल होता है। माय गॉड सर। और हमें नहीं पता होता है सर। आपने मूवीज की भी बात करी, कबीर सिंह की बात की, आपने एनिमल की बात करी, तो निश्चित तौर पर इन दोनों मूवीज में पुरुष प्रधान मानसिकता का बहुत ही घिनौना रूप दिखाया गया है, बहुत ही विभत्स रूप दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये मूवीज हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि पेरेंटिंग कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए, जो आपने एनिमल में रणवीर कपूर की बात करी तो वहाँ पर सारा जो प्रॉब्लम हुआ वो पुअर पेरेंटिंग का हुआ कि बच्चा आपकी बातों को कैसे ले रहा है इसको समझने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से जो उसका सो कॉल्ड अफेक्शन है पिता के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक, ओवर पॉजिटिव हो गया। तो जब कभी भी आप पॉजिटिव होते हैं, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर रिलेशनशिप का जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा विकृत हो जाता है। और कबीर सिंह से भी हमें ये देखने को मिला कि एक महिला ट्रेंड है कि किस तरीके से भले उसे प्रेशर दिया जाए, उसको दबाया जा रहा हो, बट वो रिलेशनशिप के लिए कमिटेड रहेगी कि हे स्वामी मैं तो आपकी है। तो ये वाला जो पैटर्न है ये भी टॉक्सिक पैटर्न है। तो कबीर सिंह और एनिमल जैसी मूवी समाज को बहुत ज़्यादा विकृत करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक व्यापक रूप से एक विमर्श भी शुरू कर देती हैं कि हमें इस दिशा में काम करना है। बिल्कुल। तो वो तो खैर सेंसर का काम है कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम ये है कि हम इन मूवीज के निष्कर्ष को समझ करके हम मीडिया पर्सन से बात करके समाज में जन जागरण ला सकते हैं कि हमें इन विषयों पर काम करने की जरूरत है। क्योंकि नेगेटिविटी आई थिंक सर जल्दी लोग ग्रैब कर लेते हैं और अपने आप को रणबीर कपूर हो गया या शाहिद कपूर समझने लगते हैं। बल्कि अगर हम दूसरी साइड बात करें मूवीज़ को लेकर कि सर कई मूवीज़ ऐसी भी होती जिसमें
रिस्पेक्ट दी जाती है, रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट दी जाती है, पर उनका इफेक्ट नहीं आएगा सर। नेगेटिव चीज़ों का बहुत जल्दी इफेक्ट आ जाता है। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि मेरे मन में मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कोई ना कोई हीरो होता है। उदाहरण के लिए अगर मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो मुझे लगेगा कि सचिन ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा, रोहित शर्मा ऐसे कपड़े पहनता है तो मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा। मेरा विज्ञान में इंटरेस्ट है तो मुझे लगेगा कि यार वो साइंटिस्ट कैसे पहन रहा है, मैं वैसे चलूंगा, मैं वैसे बोलूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिता ने मुझे ठीक से ट्रीट नहीं किया, अब मुझे लगा कि अरे रणवीर कपूर ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है, तो मेरे मन में भी वैसे फील आएंगे। मुझे भी लगेगा कि मैं पिता को बैठा करके वैसे ही डायलॉग करूंगी जैसे वो मुझे डराते थे। तो मैं जिन समस्याओं से गुजर रहा होता हूं, ठीक उसी समय पर मेरा रोल मॉडल जो कर रहा होता है उसे मैं आत्मसात करता हूं। गीता में भी कहा गया है कि श्रेष्ठ इंसान जो करता है उसका अनुसरण बहुत लोग करते हैं। जी। तो श्रेष्ठ का भी कई बार लोगों के लिए वेरी करता है, मेरे लिए कोई और श्रेष्ठ हो सकता है, किसी के लिए कोई और श्रेष्ठ हो सकता है। बिल्कुल। तो हमारे अंदर एक कॉपी आ जाता है और वो अनकॉन्शियसली आ जाता है। हमें लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरा ही है, और उसका आगे का जो पाथवे है वो ऐसे रोल डिसाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्राइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों को ट्रीट करने का तरीका मिल जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर मैंने सिगरेट पी हुई है, मैंने दाढ़ी रखी हुई है, मैं बुलेट से चल रहा हूँ, बिना बेल्ट की मैंने पैंट लगाई है, तो बस मैं तो शाहिद कपूर हूँ, कबीर सिंह था, तो मुझे अपनी सो कॉल्ड बंदी से ऐसे ही ट्रीट करना है क्योंकि मेरे हीरो ने मुझे बताया। है, सही बात है। ठीक वैसा ही यहाँ पे जो आपने एनिमल में एग्जाम्पल दिया, वहां पर भी पुरुष प्रधान मानसिकता का काफी प्रभाव था। तो निश्चित तौर पर ये हमारी समाज की सोच को विकृत करते हैं, और सिनेमा का प्रभाव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। ये एक धर्म है। भारत में राजनीति, क्रिकेट, सिनेमा ये धर्म की कैटेगरी में आते हैं, इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिए कि आपने सकारात्मक मूवीज की बात करी, जो काम सरकारें, जो काम एनजीओ, जो काम समाज सुधारक करोड़ों रुपए फूक करके, समय बर्बाद करके नहीं कर पाए, वो दंगल मूवी ने 1 मिनट में कर दिया। जो उसने वहां पर महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करी है, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज का अभी तक इतना इम्पैक्ट पड़ा होगा। नो डाउट हर प्रयास सराहनीय होता है, हर प्रयास का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उस मूवी का इफेक्ट आप देखिए बहुत ज्यादा। और आप देखिए कि एक समय रामायण हमारे यहाँ आती थी तो ट्रेनें रुक जाती थी, लोग एक जगह खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। तो उसका आप देख सकते हैं कि सिनेमा का जैसा जैसा टाइप होगा वैसा वैसा समाज पर प्रभाव पड़ेगा। वेब सीरीज देखिए, 20 साल पहले का जो हीरो था वो हमारे सबके लिए रोमांटिक हीरो था। अब मुझे लग रहा है कि यार जो क्राइम कर रहा हो, किसने छुरे से गला काट दिया हो, उसे बहुत अच्छा लग रहा हो, वो आज हमारे आदर्श है। इसलिए वेब सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा हिट हो रही है। अब वो सिनेमा खाली पड़े रहते हैं, वो उसमें देखने कोई नहीं जाता। सर एब्यूज वर्ड यूज करना, उस चीज को लोग बड़े उसमें स्टाइल में लेने लगे। स्वीकार्यता आ जाती है। हाँ, और ओटीटी पे एक्चुअली सर फिल्टर्स भी नहीं होते हैं, सारा सब कुछ खुला हुआ रहता है, तो वो भी दिक्कत नहीं। आपने बात करी होते नहीं है, होते नहीं किसने बनाया भाई, किसको करना है ये? हमने नहीं किया है। हमने नहीं किया है क्योंकि हम ऐसा चाहते हैं। ये हमारी ही दबी हुई ख्वाहिश है, क्योंकि हम ग्रे शेड के हैं। तो ग्रे शेड वाली मूवीज हमें इसलिए पसंद आ रही क्योंकि हमारा ही रूप उसमें हमें दिखाई दे रहा है किसी ना किसी फॉर्म में। बिल्कुल। तो बेसिक लॉजिक उसके पीछे ये है कि हम ग्रे शेड के हैं, इसलिए ग्रे शेड की जितनी भी मूवीज हैं वो ज्यादा हिट हो रही हैं। पहले हम क्या थे, हम थे ग्रे शेड के, लेकिन हम देखते थे बहुत ही महानता भरी बातें, तो बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता था। पर अब कुछ नहीं है, वो बोले फिल्टर खत्म होते जा रहा है। अब जो भी है सब सामने है जी। सर जैसे आपने शादी को लेके, टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेके बात करी, सर कई ऐसे केसेस होते हैं हमारे देश में, विदेशों में भी होते हैं, जिसमें हस्बैंड और वाइफ की शादी को 5 या 10 साल हो गए या 7 साल हो गए, अचानक से एक दिन हस्बैंड वाइफ को मार डालता है या वाइफ हस्बैंड को मार डालती है। सर तो ये कहाँ, मतलब ये डिप्रेशन का कौन सा लेवल होता है? क्योंकि सर या तो मुझे लगता है क्योंकि छोड़ देना, अगर हमें नहीं रहना है, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहना है तो छोड़ देना चाहिए, पर सम टाइम लड़कियां नहीं छोड़ पाती या लड़के लड़कियों को नहीं छोड़ पाते। तो सर ये कौन सा लेवल होता है कि जब जिसके साथ रहे उसको टुकड़े कर देते हैं, कई बार फ्रिज में रख देते हैं? सर ये सारी स्टोरी। मैं सामायिक घटनाओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण जब भी करता हूँ तो देखता हूँ कि जो आपने शब्द यूज किया अचानक, बेसिकली कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसकी बड़ी लंबी तैयारी होती है। जो चीजें बहुत ज्यादा अचानक दिख रही हैं उसकी तैयारी उतनी ही ज्यादा लंबी। अच्छा। बेसिक बात क्या है कि हमारे बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका जब निराकरण स्वस्थ ढंग से, स्वस्थ संवाद से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता तो हमारे अंदर एक ग्रज होल्डिंग सी आ जाती है। जितनी ज्यादा मेरे अंदर ग्रज रहेगी, घृणा का जो क्राइम है उसका स्तर उतना ही विभत्स होगा। इसमें
हेट लव कंसेप्ट चलता है कि जिससे मैं जितना ज़्यादा प्यार करता हूँ घृणा का एक्सटेंड भी उतना ही हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अस्वस्थ तरीका है अपने बीच में आ रहे तनावों को हैंडल करने का, जो समय रहते नहीं हो पाता, हमें गाइडेंस नहीं मिल पाता या हम चीज़ों को समझ नहीं पाते। और दूसरी बात है, चूंकि बहुत सारे रिलेशनशिप हम सामाजिक प्रेशर में ढोते रहते हैं, जिसकी वजह से भी हो जाता है, तो हमें इजी एग्जिट नहीं दिखता। और आपने जहाँ टुकड़े टुकड़ों की बात करी, तो कई बार कुछ लोग साइकोपैथ होते हैं। हाँ, साइकोपैथ से मेरा आशय उन लोगों से है जो अपने मन में, जिनमें बदला लेने की बहुत ही ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर दया, करुणा, सहिष्णुता जरा सी भी नहीं होती। उन्हें बल्कि आनंद आता है आपको कष्ट पहुंचा के, जिसे आम भाषा में सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। इसलिए कई बार, और ये शुरुआती दौर में बहुत ही आकर्षक हो सकते हैं, इस वजह से इनसे अटैचमेंट बहुत ईजिली शुरू होता है। आपको लगता होगा कि उस लड़की ने क्यों नहीं पहचाना, क्योंकि ये ऐसे किसी के आप फोरहेड को देख करके नहीं बता सकते कि यार ये हमारा मर्डर करने वाला 10 साल बाद मुझे फ्रिज में रखने वाला है, नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन इनमें ट्रेड्स रहते हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ फ्लैग साइंस होते हैं रिलेशनशिप में, जहाँ पर हम देखें कि उसे कंसर्न नहीं है, दया नहीं है उसके मन में, छोटे जानवरों को मारने में मज़ा आ रहा है, उसे किसी को कष्ट पहुंचा करके अच्छा लग रहा है, ब्लड देख करके अच्छा लग रहा है। और उसके जो प्लानिंग्स हैं, यूजुअली क्या होता है कि कई बार ये लोग अपने आप इनके व्यवहार में समझ सकते हैं चीज़ों को कि व्यवहार थोड़ा सा विकृत है, तो वहाँ पर हमें रुक जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। साइकोपैथ सर होते हैं, हम लोगों ने आउट ऑफ कंट्रीज भी सुना है, अपने इंडिया में भी कभी सुना है सर। इनके ठीक होने के कुछ रेशियो होते हैं क्या? देखिए, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे मूड स्टेबलाइजर्स और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, काउंसलिंग है, उनके थ्रू इनके व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। एज सच बहुत ही ड्रामेटिक शिफ्ट की उम्मीद तो बहुत कम रहती है, बिकॉज एक फिक्स्ड कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बन चुका होता है पर्सनालिटी का 20 से 22 साल में। उसके बाद बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज ए का बी करना मुश्किल होता है, लेकिन बड़े ए को छोटे ए में तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, मतलब उतनी विकृति नहीं होती जी है। जी जी, मतलब साथ में जीना आसान हो सकता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो, इमोशंस की डीलिंग बेहतर हो जाए, ऐसा किया तो जा सकता है। थोड़ा सा टफ काम होता है, बट किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए कि बहुत सारे देशों में सुधार गृह होते हैं रादर देन जेल, जेल, हाँ। क्योंकि वो जेल में जाने के बाद एक क्राइम से सजा देना ही लक्ष्य नहीं होता है। जब वो समाज में मुख्यधारा में जब आए तो दोबारा क्राइम नहीं करे, क्योंकि अगर हमने किसी को मृत्युदंड नहीं दिया है, इसका क्या मतलब है कि हम चाहते हैं कि वो सजा में सीखे और बाहर आके बेहतर जिए। ये मृत्युदंड नहीं देने का पर्पस है। तो वो पर्पस कब सॉल्व होगा? जब हम उसका रिहेबिलिटेशन पार्ट उसके जेल में करेंगे, तब तो वो आकर के मुख्यधारा में बेहतर शामिल होगा। लेकिन ये कंसेप्ट अभी हमारे यहाँ थोड़ा सा पुअर है, अभी अपने यहाँ नहीं है सर। जैसे कि हम आगे बात करें सुसाइड को लेकर, जो अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है सर, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा समझाएंगे? देखिए, अभी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे था, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे था। आत्महत्या के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, और मैं आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा कि आपने इस विषय को चूज़ किया, क्योंकि इस विषय पर लोग बात नहीं करना चाहते। और अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कुछ भी कहें, ये मृत्यु का एक ऐसा कारण है जिसे हम रोक सकते हैं। बिल्कुल सर, रोक सकते हैं, 100% प्रिवेंटेबल कॉज है। और दूसरी बात यह है कि इसका कोई एक कॉज नहीं होता, हमें दिखता है एक कॉज है कि फलाने व्यक्ति ने मोबाइल छीन लिया, इसकी वजह से चला गया, उसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से हो गया। बड़ी ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। इसमें हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। आप देखिए कि जिन कंडीशन पे बहुत सारे लोगों की हम आत्महत्या का कारण सुनते हैं, बहुत ऐसे असंख्य लोग हैं जो नहीं करते। एक व्यक्ति अगर सुसाइड करता है तो ठीक उसी समय पर लगभग 200 लोगों के मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात चल रहे होते हैं। 20 लोग पहुंचा चुके होते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भारत में 1.5 लाख के आसपास जो मृत्यु है, जो उसका कारण आत्महत्या है। तो ये शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक, इन सभी कारणों का मिला जुला एक स्वरूप होता है। अगर हम मानसिक कारणों की बात करें तो उसमें डिप्रेशन जो है वो 90% रोल प्ले करता है। और जो एक बहुत बड़ा कॉज है वो सब्सटेंस एब्यूज भी है, रिलेशनशिप के इश्यूज हैं। और अगर हम कॉजेस की बात करें, कारणों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो कारण है अनफॉर्चुनेटली, जिसे हमारे यहाँ मंदिर कहा जाता है, 34% आत्महत्या का कारण पारिवारिक समस्याएं हैं। 5% जो है वो हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, 5% प्रेम प्रसंग का प्रॉब्लम है। तो आप देखिए 34% ये, 5% ये, 5% ये, मतलब 44% जो है कॉज वो रिलेशनशिप है।
बहुत बड़ा और amount। सो कॉल्ड ये हमारे यहाँ मंदिर के रूप में स्थापित है। जी। परिवार एक मंदिर है घर। और हमारा प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी ईश्वर है। हाँ। तो ये कुछ ना कुछ तो हम मंदिर और ईश्वर इन सब में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो पारिवारिक समस्याएं जो होती हैं यूजुअली हम उनको भी ढंग से डील करना नहीं चाहते, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है हमारी व्यक्तित्व की सीमाएं। हमारी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं होते, तैयार नहीं होते। जो सामंजस्य की पहली धुरी है। सामंजस्य नहीं आया तो हमारे रिलेशनशिप खराब हुए। और मुझे क्या लग रहा है कि मैंने अखबार में क्या पढ़ा हुआ है कि फलां व्यक्ति ने घर से तंग आकर के करी आत्महत्या, पत्नी ने पति से परेशान होकर के करी आत्महत्या, पत्नी चली गई ससुराल तो पति ने करी आत्महत्या। तो मुझे एक आइडिया सामने दिख रहा है, तो मैं भी उसी समस्या से गुजर रहा हूं, तो वो मेरे लिए एक मॉडलिंग का काम करता है। तो ये कारण बताने का मतलब ये था कि आत्महत्या का जितना ज्यादा कारणों का ग्लोरिफिकेशन होता है, सेम जगह पर आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। अच्छा। हम कैसे आत्महत्या को ग्लोरीफाई करते हैं? स्कूल की प्रॉब्लम को लेकर के बच्चे ने किया सुसाइड, तो वो बच्चे जो स्कूल प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं उनको एक मॉडल दिखाई देता है, वो अपने आप को कनेक्ट करने लगते यस हैं। यस यस। इसलिए इसमें जो इसका मीडिया प्रेजेंटेशन है आत्महत्या की खबरों का, वो उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना हम आत्महत्या के बारे में बात करें उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम मीडिया के इसके प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दें कि बात कैसे करें, क्या नहीं करना है। बिल्कुल सर। क्योंकि समटाइम्स सर ऐसी न्यूज़ सर आती है ना, तो क्या होता है सर, तब तो हम बात कर लेते हैं न्यूज़ को लेके, या कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं अपने एग्जाम्पल लेके बोल रही थी कि सर जब मैं अकेली होती हूँ तो उन बारे में सोचती हूँ। या एक मूवी थी सर हॉलीवुड की, फाइनल डेस्टिनेशन, आपने देखी होगी शायद सर। उसमें मरने के तरीके बताते हैं कि इंसान कैसे मर सकता है। तो समटाइम्स सर जब कहीं जाते हैं तो अपने आप को ऐसा तो नहीं हो जाएगा, तो वही चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं, कनेक्ट करने लगते हैं चीज़ों को लेके। तो सर कनेक्टिविटी होती है सर। और सबसे बढ़िया सर ये बताइए कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं? क्योंकि क्या होता है सर, हर फैमिली वाले मानने को तैयार नहीं रहते कि उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। आपने बोला रिलेशनशिप को लेकर हस्बैंड वाइफ में नहीं पटती है सर। जॉइंट फैमिली हमारे इंडिया में कल्चर है, जॉइंट फैमिली कल्चर है सर। वही दिक्कत है कि सास को बहू पसंद नहीं है, बहू को सास पसंद नहीं है, बेटा बेचारा बीच में फंस गया। समटाइम बेटे के साथ भी प्रॉब्लम होते हैं सर। तो ये कैसे डील करना चाहिए, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए ताकि वो इस चीज़ों के लिए आगे आ सके और इस बारे में बात कर सके। देखिए, जितनी भी ताकत है आप खुद को मजबूत करने में लगा लें। मजबूत से मेरा आशय ये है कि आप आ रही समस्याओं को अपनी सीमाओं के साथ कितना डील कर सकते हैं, इस पर ही सारा का सारा खेल आकर के टिकेगा। अगर आपने ये समझा कि आप मेरे लिए ये कर देंगे, आप मेरे लिए कर देंगे, तो नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी अपनी अलग सीमाएं हैं। बिल्कुल। तो मुझ में काम करना पड़ेगा कि मैं कैसे बेहतर ढंग को इसको डील कर सकता हूँ। एक बढ़िया सा सपोर्ट सिस्टम जहाँ पर लोग वाकई में हमारे सहायक हो, ना केवल प्लेन लिसनर हो या उन्हें हमारी प्रॉब्लम सुनकर के आनंद आ रहा हो। ऐसे भी लोग हमें नहीं चाहिए। तो हमें कुछ लोगों का ऐसा समूह चाहिए होगा जो निस्वार्थ भावना से हमारे हेल्प के लिए हो। सोशल सपोर्ट ग्रुप बनाना, लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग लेना, सही समय पर पेशेवर सलाह लेना कि कब मुझे मनोचिकित्सक के पास में जाना चाहिए, साइकियाट्रिस्ट से मैं कब मिलूं, ये सब अगर हमें पता है तो हम इन चीज़ों को डील बेहतर ढंग से करते हैं। आत्महत्या का विचार आना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको डील करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको आप डील कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उस पर निजात कैसे पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो हमारे परिवार हैं उनमें संवाद बेहतर ढंग से स्थापित करना, जहाँ पर एक ओपन कम्युनिकेशन हो कि मैं अपने मन की बात को ढंग से कह सकूं, इसका भी एक ग्राउंड पहले से तैयार करते रहना चाहिए। जब हमें लगता है कि वहाँ पे आत्महत्या हुई तो लगता है हमारे यहाँ थोड़ी हो सकता है, हमारे पड़ोस में थोड़ी हो सकता है, मुझ में यहाँ पे थोड़ी हो रहा है। हर घर में पोटेंशियल है, इसलिए आप पहले से ही इसके प्रिवेंशन के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट करें। कोई भी घर में आपने जान पहचान का आसपास में आत्महत्या की बात करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आत्महत्या का विचार एक मेंटल इमरजेंसी, एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपने वहां पर काम नहीं किया तो हम उस व्यक्ति को खो सकते हैं। ना जाने कितने एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये तो कह रहा है, यहाँ पर उल्टा सिस्टम है। जो लोग आत्महत्या की बात करते हैं वो ही लोग आत्महत्या करते हैं। ये बहुत बड़ा मिथ है कि यार ये तो बस डराने के लिए कह रहा है। हाँ। जैसा कि मैंने आपके पहले प्रश्न में कहा था, अगर आप 200% श्योर है कि कोई डराने के लिए कह रहा है, फिर भी आप उसको एक इमोशनल क्राई माने, क्राई फॉर हेल्प माने कि यार वो किसी ना किसी वेदना से गुजर रहा। हो सकता है इलॉजिकल हो सकता है कि उसकी बातें बेबुनियाद हो, उसका तर्क गलत हो, बट उसका इम्पैक्ट जो है वो ये चाह रहा है कि उस पर अटेंशन दी जाए। उसको हमें ऐसा कंसीडर करना है। कर कैसे सकते हैं?
नॉन जजमेंटल वे में सबसे पहले तो उस व्यक्ति की बात सुननी है कि उसके मन में क्या चल रहा है। तरीकों के बारे में बात करने से बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बिल्कुल एक्सप्लोर कर सकते हैं मेथड्स के बारे में भी, और फिर उसी समय पर ये ध्यान रखें कि उसको फिर आप वहाँ पर अकेला नहीं छोड़ें। आप अगर उसके दोस्त परिजन हैं तो आप उसके जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी आप कांटेक्ट करें, और ये कमिट नहीं करें कि हम आपकी आत्महत्या करने वाली बात को नहीं बताएंगे, इस बात का कमिटमेंट मत दीजिए। इसमें प्राइवेसी ब्रीच बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल, क्योंकि आप किसी की जान बचाने जा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इमीडिएट आप वहां पर साइकेट्रिक इंटरवेंशन जरूर लें। लाखों लोग इसका इलाज लेकर के आत्महत्या के विचारों से मुक्त हुए हैं, डिप्रेशन उनका ठीक हुआ है, सामाजिक समस्याएं ठीक हुई हैं, और उन्होंने जीवन में बहुत कुछ पाया है। हमेशा जीवन को कहना है हाँ, से यस टू लाइफ। सर, अगर हमारी ये पॉडकास्ट से हम किसी एक की भी जान बचा सकें या उनके दिमाग से ये ख्याल को निकाल सकें, तो आज का हमारा ये पॉडकास्ट मैं बोलूँगी कि बहुत सक्सेसफुल हुआ। और रही बातें, तो सर आपके साथ बातें तो मुझे लगता नहीं कि ख़त्म हो पाएंगी क्योंकि सर आपके साथ बातें करना, जैसे आप आंसर जब मुझे दे रहे हैं, दैट मोमेंट मेरे माइंड में 10-12 क्वेश्चन और आ रहे हैं वो मैं खुद को रोक रही हूँ कि नहीं नहीं क्योंकि समय की कमी है सर हमारे पास। लेकिन सर बिल्कुल मैं आपसे वादा चाहती हूँ कि आप प्रॉमिस करके जाए हमारे व्यूअर्स को कि आप वापस से आएंगे और हमारे शो में ऐसे ही हमारे व्यूअर्स को नई नई बातें सिखाएंगे और उन्हें गाइड करेंगे कि हमेशा लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि सर बात सब करते हैं पर उसके बारे में बात कोई नहीं करता है। हर किसी को अच्छा बनना है अपने मन में, पर दूसरे को अच्छा कभी कोई नहीं बनाता है सर। तो सर आपका कुछ विचार जो हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें तो सर। 100% मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं आपको वादा नहीं करता हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि 200% वादा है कि मैं इस शो पर आता रहूंगा, और आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो पहल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो यहीं पर ख़त्म नहीं होगी। हम बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर कर सकते हैं जहां पर लोगों को हम एम्पावर करें, उन्हें मानसिक रूप से सशक्त बनाएं, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। आपका जो मेंटल हेल्थ है वो हेल्थ का ही पार्ट है। आपके सोचने विचारने की क्षमता, आपकी तार्किक क्षमता, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी नींद, आपका दूसरे से बिहेवियर, सब कुछ मेंटल हेल्थ का पार्ट है। आप देखेंगे कि अगर आप परेशान हैं ज़िंदगी में तो इन्हीं किसी डोमेन में आप परेशान होंगे, और आपको पता भी नहीं होगा कि यहाँ पर हम हेल्प भी ले सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें किसी काम की नहीं होती, दवाइयाँ किसी काम की नहीं होती, दवाइयों की आदत पड़ जाती है। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। मानसिक रोगों का पूरी तरीके से वैज्ञानिक उपचार संभव है। आप किसी भी निकट के मनोचिकित्सक से मिल करके अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए मिल सकते हैं, और निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, हजारों लाखों लोग इसका इलाज लेकर के अपना जीवन सफलतापूर्वक और खुशहाल जी रहे हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमारे साथ और हमारे पॉडकास्ट में आते रहिए और हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। आपका बुलाने के लिए धन्यवाद कि आपने मेंटल हेल्थ पे सोचा। बहुत रेयर लोग होते हैं जो मेंटल हेल्थ पर बात करना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा बड़ा थैंक्स। थैंक यू सो मच जी।